हेलो बच्चों, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपको पता है इस समय हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ताकि चैप्टर जो है वो जल्दी से पूरा हो जाए, हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलें। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या कभी हम लोग स्पीड बढ़ाएं कोई दिक्कत होगी तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे कमेंट करिएगा। अभी कुछ देर पहले मैं आपके कमेंट्स देख रहा था जो आपने हमारे उसमें चैनल में किया है कमेंट। कई सारे बच्चों ने कहा है वहाँ पे 2.3, 2.5 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन या इंटेक्स क्वेश्चन था वो नहीं लग पा रहा है, तो वो सब मैं आपको लगवा दूंगा किसी दिन। अब मैं फिक्स टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि हो सकता है मान लीजिए इधर छुट्टी है तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे जब भी लग जाएगा सारा क्वेश्चन मैं आपको लगवा दूंगा। सारा कमेंट मैं सीरियल वाइज पढ़ ले रहा हूँ, सारा जो भी कन्फ्यूजन है आपका सब मैं दूर कर दूँगा। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि चैनल पे हम कमेंट कर रहे हैं उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। थोड़ा समय लग सकता है रिस्पांस में, लेकिन 100% श्योर मानिए आपको रिस्पांस मिलेगा उसका, और जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आपको दूर किया जाएगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो अब बात करते हैं हम लोग पिछले क्लास की। थोड़ी पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। यहाँ से संबंधित भी एक कमेंट था किसी बच्चे का, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको आपको समझा देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब दो द्रव को रखकर विलयन बनाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, उसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे मैंने आपको समझाया था कि कैसे आप उसको अपने माइंड में एक उसका मैप बना सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान आप लोग दीजिएगा कि जो भी आपका कन्फ्यूजन हो उसको कमेंट बॉक्स में जैसे आप डालते हैं वैसे डालते रहिएगा और अपना नाम लिख के अटेंडेंस लगवाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो आज मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने पहले ही समझाया था आपको, पहले या दूसरे लेक्चर में, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। द्रवीय विलयन, पहले हम सीखते हैं कि द्रवीय विलयन क्या होता है। तो द्रवीय विलयन मीन्स कि ऐसा विलयन जो द्रव अवस्था में हो, विलयन जो द्रव अवस्था में हो उसको हम क्या कहेंगे, द्रवीय विलयन। ये नाम से ही आपको लग रहा है द्रवीय विलयन मीन्स ऐसा विलयन जो द्रव अवस्था में हो। अब द्रव अवस्था में विलयन को रहने के लिए ये आवश्यक है कि उसका विलायक द्रव हो, क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जो जिस अवस्था में विलायक होता है उसी अवस्था में विलयन भी बनता है। तो यदि हम विलायक को द्रव रखेंगे तो विलयन की भौतिक अवस्था द्रव हो जाएगी और उसको हम कहेंगे द्रवीय विलयन। अब देखिए, आप जानते हैं कि विलयन बनाना है तो हमको हमारे पास होना चाहिए विलेय और होना चाहिए विलायक। अब यदि द्रवीय विलयन बनाना है हमको तो ये बनेगा यहाँ से विलयन, और विलयन इस बार हमको कैसा बनाना है, द्रवीय विलयन बनाना है। तो द्रवीय विलयन में आपके लिए ये फिक्स हो जाएगा कि जो विलायक होगा वो द्रव ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो भौतिक अवस्था विलायक की होती है वही विलयन की होती है। यदि विलायक को द्रव रखेंगे तो विलयन भी द्रव अवस्था में बनेगा और इसको आप कहेंगे द्रवीय विलयन। अब रही बात विलेय को क्या रखेंगे, तो विलेय को आप ठोस भी रख सकते हैं, विलेय को आप द्रव भी रख सकते हैं और विलेय को आप गैस भी रख सकते हैं। किसी को द्रव में घोलकर आप विलयन बनाएंगे तो आपके पास तैयार होगा जो विलयन, उसकी भौतिक अवस्था द्रव होगी और उसको कहेंगे द्रवीय विलयन। अब हम लोग बात करेंगे द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब की। तो देखिए, जो द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब है हमको दो प्रकार के विलयनों के लिए पढ़ना है। एक पढ़ना है द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है गैस ठोस द्रव, गैस का नहीं पढ़ना है, ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। आप अपने बुक में देखिए यही दोनों दिए गए हैं। ठीक है, तो यही एक बच्चे का कमेंट है यहाँ पे कि द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब समझा दीजिए। जिसको उसने इंग्लिश में लिखा है इसको इंग्लिश में आप कहेंगे तो फ्लूइड
आप कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड सोल्यूशन। यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख भी देता हूँ। तो ये कन्फ्यूजन तो आपको दूर हो गया होगा, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था कि वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड सोल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे हम और क्या होता है, कैसे आप अपने माइंड में इसका एक माइंड मैप बनाएंगे। एक बार मैं थोड़ा सा और इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है जो आपको पढ़ना है। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ऐसे समझाया था कि मान लीजिए हमारे पास ये एक पात्र है। इस पात्र में हम एक विलयन तैयार करेंगे, और विलयन तैयार करने के लिए हम 2 द्रव का यूज करेंगे। यहाँ पर द्रव का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, द्रव 1, और दूसरा द्रव हम लेंगे द्रव 2। इसमें मान लीजिए द्रव 1 हमारा विलेय का काम करेगा, और द्रव 2 जो होगा यहाँ पर वो विलायक होगा। अब देखिए, यहाँ तक हमने इस विलयन को बनाया है। अब देखिए, ये विलयन है जिसमें द्रव 1 भी है, द्रव 2 भी है। तो द्रव 1 के जो अणु हैं, देखिए यहाँ पर मैं उसको रेड स्टार, आपको रेड डॉट से दिखा रहा हूँ, और जो द्रव 2 है उसको मैं यहाँ पे ग्रीन स्टार से दिखा दे रहा हूँ। आप जानते हैं ये विलयन बन गया द्रव 1 और द्रव 2 का, जिसको आप द्रव या फ्लूइड सोल्यूशन कहेंगे। इस पात्र को हम ऊपर से क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो द्रव 1 है और द्रव 2 है, ये दोनों वाष्पशील हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी वाष्प पदार्थ की बात करेंगे हम और द्रव की बात करेंगे, तो आप मान लीजिएगा कि द्रव हमेशा वाष्पशील है। तो यहाँ पे द्रव 1 भी वाष्पशील है और द्रव 2 भी वाष्पशील है। तो जब इस पात्र को हम ऐसे छोड़ देंगे तो इससे वाष्प बनना शुरू होगा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भाप बनना शुरू होगा। जैसे पानी को रख देते हैं तो धीरे धीरे उसका भाप बनता है। अब ये वाष्प ऊपर से यहाँ पर आपने पात्र को बंद किया है, तो वाष्प यहाँ पर ऊपर एकत्र हो जाएगा। तो देखिए, वाष्प यहाँ पर दोनों का बनेगा, द्रव 1 का भी बनेगा, द्रव 2 का भी बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे वाष्प में भी मैंने 2 प्रकार के आपको मॉलिक्यूल्स दिखा दिए हैं, द्रव 1 का भी और द्रव 2 का भी। हमने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि जब किसी बंद पात्र में हम वाष्पशील द्रव को रखते हैं तो इसमें एक उत्क्रमणी प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, द्रव परिवर्तित होता है वाष्प में, और जब वाष्प की कुछ मात्रा अधिक हो जाती है तो वाष्प द्रव में भी परिवर्तित होने लगता है, और इस अभिक्रिया में कुछ समय में साम्यावस्था स्थापित होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे साम्यावस्था स्थापित होगी। साम्यावस्था स्थापित हो जाने के बाद जो ये ऊपर का वाष्प है, इसका इस द्रव सतह पर जितना दाब होगा, आप जानते हैं वाष्प मीन्स गैस, और गैस कहीं भी होती है तो उसका दाब पड़ता है। तो इस गैस का इस द्रव के सतह पर, या आप कह सकते हैं विलयन के सतह पर जो दाब होगा, इसी को हम कहेंगे द्रवी विलयन का, या फिर आप कह सकते हैं द्रव विलयन का वाष्प दाब। कैसे लिखना है इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो उम्मीद है आप वहाँ से नोट्स बना रहे होंगे। अपने बुक को भी पढ़िए नोट्स बनाने से पहले, ताकि आपका डाउट और भी क्लियर रहे, और कुछ छूट जाएगा हमसे तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ सर से मिस हो गया है, तो आप उसको हमको रिमाइंड भी करा सकते हैं कि ये चीज़ नहीं बताया गया है, तो फिर बता दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया एक बार दोबारा कि द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या होता है और कैसे उसको हम लोग लिखेंगे और कैसे समझते हैं। अब ध्यान से बात देखिए, यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो द्रवी विलयन है, खासकर जो द्रव का विलयन है, द्रवी विलयनों के वाष्प दाब पर, जो द्रवी विलयन है इसका जो वाष्प दाब है, इस पर एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था राउल्ट। उन्होंने डिटेल स्टडी किया और यहाँ पर अपने अध्ययन से उन्होंने एक नियम बनाया जिसको हम कहते हैं राउल्ट का नियम, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो आप ये समझिए राउल्ट का नियम किस चीज़ से संबंधित है। तो राउल्ट का नियम संबंधित है द्रवी विलयनों के वाष्प दाब से। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे राउल्ट का नियम। देखिए यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ, राउल्ट का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, इसको ध्यान से देखिएगा।
तो देखिए मैं एक बार और फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, जो अभी मैंने बनाया था पिछले पेज पे। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में हम दो द्रवों को मिलाकर एक विलयन बनाते हैं। एक द्रव है द्रव 1 और दूसरा द्रव है द्रव 2। यहाँ पर मान लीजिए द्रव 1 जो है वो विलेय है, आप किसी को भी विलेय मान सकते हैं, और द्रव 2 जो है वो विलायक है। इससे हमने विलयन को तैयार किया है। यहाँ तक मान लीजिए विलयन भरा हुआ है। इस विलयन में दो प्रकार के अणु होंगे। द्रव 1 का अणु होगा जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन स्टार से बना देता हूँ इस, और द्रव 2 के अणु को मैं यहाँ पे रेड डॉट से बना देता हूँ। तो ये हो गया विलयन। अब ये बन गया द्रव 1 और द्रव 2 को हमने मिलाकर ये विलयन तैयार कर दिया। इस पात्र को ऊपर से हम बंद कर देते हैं। दोनों ही द्रव वाष्पशील हैं, तो दोनों के ही वाष्प यहाँ पर इकट्ठे होंगे, तो दो प्रकार के अणु वाष्प में भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रेड वाला हो गया और ये ग्रीन वाला हो गया। यहाँ पर कुछ समय बाद इस वाष्पन और संघनन में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, और जिसके बाद इस दाब को हम कहेंगे वाष्प दाब, या हम कहेंगे द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। राउल्ट ने इस फैक्ट पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने अपने अध्ययन से एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब हम क्यों लिख रहे हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये समानुपाती होगा विलयन में उस द्रव के मोल अंश के, विलयन में उस द्रव का मोल अंश। इसको हम थोड़ा शार्ट में लिखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम द्रव के आंशिक वाष्प दाब को P लिख देते हैं और विलयन में उस द्रव के मोल अंश को x लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे P समानुपाती x। यहाँ पे मैं आपसे लिखता हूँ, हम लिखेंगे P प्रोपोर्शनल x। यहाँ पर P क्या है, किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब, और x क्या है, विलयन में उस द्रव का मोल अंश। अब इस बात को थोड़ा हम इस फिगर से समझते हैं। राउल्ट ने अपने प्रयोगों में, अपने परीक्षणों में ये देखा कि जब यहाँ पर द्रव 1 की बात हम करेंगे तो द्रव 1 के लिए देखिए यहाँ पर P1 लिख देते हैं और x के नीचे x1 लिख देते हैं। उन्होंने देखा कि जब इस विलयन में द्रव 1 का मोल अंश हम अधिक रखते हैं, आप जानते हैं मोल अंश अधिक होगा मीन्स द्रव 1 की मात्रा अधिक होगी। तो जब द्रव 1 का मोल अंश हम अधिक रखते हैं तो द्रव 1 का वाष्प दाब भी अधिक होता है। इसी प्रकार जब द्रव 2 का मोल अंश अधिक रखेंगे तो द्रव 2 का वाष्प दाब भी अधिक होगा। अब अधिक कैसा होगा, तो जब द्रव 1 का मोल अंश इसमें अधिक होगा मीन्स द्रव 1 की मात्रा अधिक होगी, और जब मात्रा अधिक होगी तो उसका वाष्प भी अधिक बनेगा। आप जानते हैं जब मात्रा अधिक होगी तो वाष्प भी अधिक बनेगा, और जब वाष्प अधिक होगा तो उसका वाष्प दाब भी अधिक होगा, क्योंकि उसी वाष्प के दाब को तो आप उसका वाष्प दाब कहेंगे। तो इस आधार पे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो P1 होगा वो x1 के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर P1 है क्या, तो P1 है द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब। तो द्रव 1 का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो प्रोपोर्शनल होगा विलयन में द्रव 1 का मोल अंश के। तो x1 यहाँ पर क्या है, विलयन में द्रव 1 का मोल अंश, जिसको हम कहते हैं राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम को हम समझ चुके हैं, अब इसको हम शब्दों में लिखेंगे। तो मैं बस बता रहा हूँ, आप अपनी बुक पे खुद ही अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए इस समीकरण को आप ध्यान रखिए, इससे आप राउल्ट के नियम को शब्दों में लिख सकते हैं। आप लिखेंगे द्रवी विलयन में किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस द्रव के मूल अंश के समानुपाती होता है। द्रवी विलयन में
किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्लियर है? तो चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं P1 प्रोपोर्शनल x1, और राउल्ट के नियम से ही हम लिखेंगे P2 प्रोपोर्शनल x2, क्योंकि ये सभी द्रव पे लागू होगा, द्रव 1 पर भी लागू होगा, द्रव 2 पर भी लागू। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक नियतांक लगाएंगे। तो P1 बराबर हम लिखेंगे P1 नॉट x1। इसी प्रकार P2 बराबर हम लिखेंगे P2 नॉट x2। यहाँ पे P1 क्या है? द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब। x1 क्या है? विलयन में द्रव 1 का मोल अंश। P2 यहाँ पर क्या है? तो आप कहेंगे द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। और x2 क्या है? विलयन में द्रव 2 का मोल अंश। लेकिन P1 नॉट और P2 नॉट की बात करते हैं। तो यहाँ पे P1 नॉट जो है ये है शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। और P2 नॉट क्या है यहाँ पर? तो P2 नॉट है शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, जिसको हमने यहाँ पर नियतांक के रूप में यूज किया है। अब यदि हम बात करें, ये तो हो गया देखिए द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब, ये हो गया द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। लेकिन हम बात करें पूरे विलयन का वाष्प दाब, तो मान लीजिए विलयन का वाष्प दाब की हम बात करें, तो विलयन का वाष्प दाब इसको हम प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर PT से। तो PT बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझाया था। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जब 2 प्रकार के वाष्प हैं तो पूरे का जो दाब है उसी को तो वाष्प दाब कहेंगे, और पूरे का वाष्प दाब मतलब P1 का दाब और प्लस P2 का, मतलब द्रव 1 का वाष्प दाब धन द्रव 2 का वाष्प दाब। आप ऐसे समझ लीजिए कि विलयन का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब और धन द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। अब यदि दोनों के मान को आप रखें तो लिख सकते हैं PT बराबर P1 नॉट x1 और प्लस P2 नॉट x2। ये है राउल्ट लॉ का इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन हैं जिसको आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करना होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये है राउल्ट लॉ के इक्वेशन। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी हम सॉल्व करेंगे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो जैसे एक नियम हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि विलयन के 2 अवयव हैं और आप जानते हैं किसी विलयन के सभी अवयवों के मोल अंशों का योग हमेशा 1 होता है। इस विलयन में 2 अवयव थे और दोनों के मोल अंश को हम जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो हम जरूरत पड़ेगी तो x1 के मान को इस प्रकार निकाल लेंगे, x1 बराबर 1 माइनस x2। कैसे हुआ? इस x2 को पक्षांतर कर दिए, x1 की जगह पे रख सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ेगी तो x2 बराबर हम लिख लेंगे 1 माइनस x1। तो x2 की जगह पे हम 1 माइनस x1 भी रख सकते हैं, या फिर x1 की जगह पे 1 माइनस x2 भी रखेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब। ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जा रहे हैं, अभी आपको ये ध्यान रखना है, इससे आप सारा क्वेश्चन लगा लें। तो ये हमने पढ़ा राउल्ट का नियम। आप ध्यान रखिए राउल्ट का नियम बस द्रवी विलयनों पर लागू होता है। तो आज की क्लास में हम इतना रहने देंगे। आज का जो क्लास है, जो राउल्ट का नियम आपने पढ़ा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। हो सके तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के प्रॉब्लम हैं ये मैं आपको सॉल्व करा दूंगा बहुत ही जल्द। मैंने फिक्स टाइम नहीं बताया, लेकिन जल्द ही आपको सॉल्व करा दूंगा। और बात करें यदि हम लोग आपके अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस में भी अभी आप बहुत सारे बच्चे अटेंडेंस नहीं लगवा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अपना नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में, जिसको देखकर आपके क्लास टीचर यहाँ पे रजिस्टर में आपका अटेंडेंस लगा लेंगे। और यदि आप अटेंडेंस नहीं लगवाते हैं तो आपके साथ ठीक वही कार्यवाही की जाएगी। आपको ऐसे ही पनिशमेंट दिया जाएगा जैसे आप स्कूल नहीं आते थे, जब क्लास चलता था और आप स्कूल नहीं आते थे तब आपको मिलता था। हो सकता है आपको फाइन चार्ज या जो भी होगा नियम वो आपके साथ किया जाएगा। इसलिए अटेंडेंस लगाएं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बीच में ऐसा नहीं कि बस उठाए और कमेंट किए नीचे और लिख के चले गए। आपको नोट्स बनाना है और नोट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ये आप जानते हैं।
तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन।